हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं पर पूरा देख चुके हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं मेन होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो संख्या रेखा में जितनी भी संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होती है। साथ में परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है जहां पर P व Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर हो 0 के। मतलब ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण देखना है आपको, तो √5, √3, √1 ये अपरिमेय संख्या, पाई ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। कुछ दशमलव वाली संख्याएं भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अशांत दशमलव वाली, जिनके हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो संख्या मेन होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और संख्या रेखा में हम दर्शा सकते हैं। P व Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे कि यहाँ मान लीजिए 1 है, तो हम 1 के बटे में 0 लिख सकते हैं, 1 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं, मतलब इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसके मतलब बटे में हम कुछ नहीं लिख सकते, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम करनी 5 के बटे में हम नहीं लिख सकते। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं की कुछ सवाल हैं जो प्रश्नावली में हैं। अब हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल देखते हैं। पहला सवाल, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमको बताना है जो नीचे दिए गए कथन है वह सत्य है या असत्य। तो पहला कथन है हमारा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला कथन है हमारा, प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने अब भी देखे हैं वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। तो हमारा पहला कथन सत्य है, कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या एवं परिमेय संख्या दोनों होती है। यह हमारा पहला कारण हो गया। अब सेकंड कारण देखते हैं। सेकंड है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर हमको कर्णी वाली संख्या एक संख्या रेखा है जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 और यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अब हमको बताना है कि संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु मतलब प्रत्येक संख्या कर्णी m के रूप में होती है। तो हमको इसका उत्तर देना है। तो इसके लिए देखिए जरा कि कर्णी 1 को हम कर्णी 1 के रूप में लिख सकते हैं, 2 को हम कर्णी 4 के रूप में लिख सकते हैं, 3 को हम कर्णी 3 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कथन सत्य हो रहा है। मगर संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या भी होती है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। इनको हम कर्णी के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा यह कथन असत्य है। तो हमारा दूसरा क्या है, कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा में धनात्मक एवं
ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। अतः प्रत्येक बिंदु पर कर्णी m या एक वर्गमूल हो यह संभव नहीं। मतलब कर्णी m के रूप में, या इसको हम काट लो, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो यह संभव नहीं। यह हमारा दूसरा कारण था। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो हमको बताना है, हमने अब भी देखे कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो यह संभव नहीं है। इसलिए यह कथन हमारा असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्या होती है। यही हमारा उत्तर है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं? तो हमारा उत्तर है नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होते। कैसे देख लेते हैं हम। जैसे कर्णी 4 एक अपनी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है कर्णी 4। कर्णी 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप कर्णी 1 को ले सकते हैं। कर्णी 1 का वर्गमूल 1 आएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये हमने 2 उदाहरण दे दिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? नहीं, तो हमको उदाहरण देना था। तो सभी धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि ऋण 4 का वर्ग क्या होता है? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। कर्णी 1 का वर्ग क्या होता है? 1, जो कि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमको बताना है कि कर्णी 5 को संख्या रेखा में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, यह हमारी एक संख्या रेखा है जिसमें 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार से संख्याएं होती हैं। यह हमारी संख्या रेखा है। इसमें हमको कर्णी 5 को दर्शाना है। तो कर्णी 5 को दर्शाने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो गया हमारा? 5। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं? कर्णी के अंदर 4 धन 1 लिख सकते हैं। 5 को 4 धन 1 लिख देंगे। अब इसको हम वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं।
4 को लिख सकते हैं, कर्णी 2 का वर्ग, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का वर्ग, और यहाँ पर हमारा कर्णी 5 चल रहा है। अब हमारे पास क्या हो गया, इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब हमारे पास कर्ण बराबर क्या आ गया, अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमारे पास लंब का वर्ग और आधार का वर्ग आ गया। अब इस संख्या रेखा में देखो, हमारे पास लंब कितना है 2, तो हम यहाँ पे संख्या रेखा पर 2 संख्याओं को या 2 अंक को लंब मान लेते हैं। तो 2 अंक की दूरी तक को हम लंब मान लेंगे। इसको नाम दे दो बिंदु O, इसको नाम दे दो बिंदु A। हमने OA क्या मान लिए, लंब। अब इसके बाद आधार क्या है हमारा, 1 है। अब हमको 1 पॉइंट तक ऊपर हमको आधार बनाना है। अब 1 पॉइंट तक बनाने के लिए क्या करेंगे, आप प्रकार की सहायता से 1 पॉइंट तक का आप दूरी का एक प्रकार से आप नाप ले लीजिए। उसको फैलाने के बाद इसको आप ऐसे काट दीजिए। काटने के बाद यहाँ से एक लंब डाल दीजिए। एक लंब डालने पे आपको एक बिंदु प्राप्त होगा। इस बिंदु से बिंदु O को मिला लीजिए। जब आप मिला दोगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ये हो गया आधार, इसको हमने 2 दे दिए नाम, और इसको बोल दिए लंब, इसको नाम दे दिए 1। तो हमारे पास 2 कर्ण का वर्ग हो गया, यहाँ पर क्या 5। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी चाप को आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप फैलाइए और उसको इस संख्या रेखा पर स्पर्श करा दीजिए। संख्या रेखा पर जहाँ पर जिस बिंदु को स्पर्श करेगा उसको हम कर्णी 5 कह सकते हैं।